सीएम योगी के सामने आज पेश होगी विभागों की कार्य योजना। आज कृषि क्षेत्र की कार्य योजना का प्रेजेंटेशन होने वाला है। कृषि सेक्टर के 11 विभाग पेश करेंगे छमाही और वार्षिक रोड मैप। शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रेजेंटेशन होगा। शाम 7 बजे से 8 बजे तक इस पर चर्चा की जाएगी। सीएम योगी समेत सभी मंत्री और अधिकारी मौजूद होंगे। तो स्पेशल क्लास लगने वाली है सीएम योगी आदित्यनाथ की और सीएम योगी समेत तमाम अधिकारी इसमें पहुंचेंगे। तमाम अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। कृषि विभाग की प्रेजेंटेशन आज होने वाली है। शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रेजेंटेशन और इसके बाद शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक यानी कि 1 घंटे तक उस पर चर्चा होने वाली है। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। कृषि सेक्टर के 11 विभाग पेश करेंगे छमाही और वार्षिक रोड मैप। क्या उनकी योजना है कृषि विभाग के लिए, इस पर वो प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने देने वाले हैं। आज कृषि क्षेत्र की कार्य योजना का प्रेजेंटेशन है और आपको बताएं कि सीएम योगी के सामने आज पेश होगी विभागों की कार्य योजना, जिसमें नंबर आज कृषि विभाग का है। कृषि क्षेत्र की कार्य योजना पर फोकस होगा, इसी पर अधिकारी प्रेजेंटेशन देंगे, सीएम के साथ चर्चा करेंगे। 11 विभाग पेश करेंगे छमाही और वार्षिक रोड मैप। आपको बता दें कि शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक इसका समय रखा गया है प्रेजेंटेशन के लिए और इसके बाद 1 घंटे सीएम चर्चा करेंगे अधिकारियों के साथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेश मेरे सहयोगी लखनऊ से मौजूद हैं। शैलेश, शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक मुख्यमंत्री क्लास लगाने वाले हैं स्पेशल अधिकारियों की। कृषि विभाग को लेकर चर्चा की जाएगी। क्या तैयारी है और क्या इसका मकसद है? बिल्कुल, देखिए इससे पहले अगर हम देखें तो 100 डेज को लेकर यानी 100 दिन को लेकर मुख्यमंत्री ने एक प्रेजेंटेशन देखा था, लेकिन अब उसके बाद विभागवार आज से प्रेजेंटेशन शुरू होगा मुख्यमंत्री के सामने। और एक खास चीज है, आज देखिए सबसे पहले जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है कृषि विभाग के साथ। कृषि विभाग यानी किसान, और जब संकल्प पत्र की बात हुई थी तब भी किसानों को लेकर काफी फोकस किया गया था। तो अब अगले 100 दिन की योजना पर आज खाली बात नहीं होगी, 6 महीने 1 साल की जो योजना है कृषि विभाग के, उस पर भी बात होगी। दोनों डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल यहां पर मौजूद रहेगा। और एक खास चीज अपने दर्शकों को हम बताएंगे कि ये बैठक जो हो रही है उसका स्थान बड़ा खास है। ये बैठक हो रही है एनेक्सी में, यानी लाल बहादुर शास्त्री भवन, वो भवन जो मुख्यमंत्री का सबसे पहले कार्यालय हुआ करता था। आज की तारीख में मुख्यमंत्री कार्यालय का जो पता है वो लोक भवन है, जो विधानसभा के सामने है। लेकिन अगर हम बात करें योगी सरकार पार्ट 1 में जब मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ, तब यही एनेक्सी की बिल्डिंग है जहां पर मुख्यमंत्री का कार्यालय हुआ करता था, जिसे कहा जाता था जो पंचम तल है। लोक भवन में भी पंचम तल है, वहां मुख्यमंत्री बैठते हैं। लेकिन उससे पहले जो पुराना पता हम कहें तो ये है एनेक्सी की बिल्डिंग है और यहाँ पर जो पंचम तल वो मुख्यमंत्री का कार्यालय हुआ करता था। लेकिन उसके बाद में यहाँ से कार्यालय शिफ्ट होकर लोक भवन चला गया। अब अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री एक बार फिर से इस कार्यालय में बैठक करेंगे और इसे लेकर तैयारियां कल से ही शुरू कर दी गई हैं। साफ सफाई का काम लगातार हो रहा है कल से यहाँ पर। इसके अलावा हम देखें जो यहाँ का लॉन है, यहाँ पर भी अगर देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस बढ़ा दी गई है। लगातार देखिए साफ सफाई में। उधर दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से बिल्कुल चमकाने में लगे हुए सब इसको। वैसे तो साफ सफाई यहाँ पर हमेशा होती है क्योंकि सचिवालय का ही हिस्सा है ये बिल्डिंग, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही यहाँ पर साफ सफाई हो रही है। हमारे कैमरा सहयोगी राजू आपको देखिए जो सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखिए कि किस तरह से साफ सफाई चल रही है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो भी देखिए बढ़ाई गई है। ये देखिए पूरी धुलाई हो रही है यहाँ पर फर्श की। इसके बाद आगे की तरफ आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए जो शीशे हैं इस बिल्डिंग के, उनको भी चमकाने का काम जोर शोर से चल रहा है और ये तैयारी कल से ही शुरू हो गई थी। इसके बाद अगर आप देखेंगे दूसरी तरफ तो वहाँ पर भी पूरी साफ सफाई रूटीन का हिस्सा है साफ सफाई, लेकिन इस समय इसको और बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो भी आज यहाँ पर जो सुरक्षा बल है उनको बढ़ाया गया है लोक भवन में। यानी जिस तरह से पहले मुख्यमंत्री की सुरक्षा हम देखते हैं नजर आती है, जिस तरह से जिस लिफ्ट से मुख्यमंत्री जाते हैं अपने फ्लोर पर, जो सीढ़ियाँ पंचम तल की तरफ जाती है, मतलब वो सारे रास्ते जिस तरह से सिक्योरिटी से कवर होते हैं, कुछ वैसा ही नज़ारा आज एनेक्सी का दिखने वाला है कुछ ही समय में। और अंदर की तरफ देखते हैं तस्वीरें यहाँ पर दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए साथ साथ बात प्रेजेंटेशन की भी कर लेते हैं क्योंकि देखिए 100 दिन का लक्ष्य लेकर जब चले योगी सरकार, सभी मंत्रियों ने अधिकारियों ने अपने प्रेजेंटेशन तैयार किए और उसके बाद में प्रेजेंटेशन की बात की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर
सब लोगों ने अपने अपने विभाग के एजेंडे बताए थे। लेकिन इसके बाद में अगर हम देखें तो अब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अगले 6 महीने, 1 साल यानी वार्षिक योजना ये लेकर आइए ताकि उस पर काम हो। और खास तौर से इसमें शामिल होंगे संकल्प पत्र के वो वादे जो सत्ता में आने से पहले जनता के बीच में लेकर गई थी भारतीय जनता पार्टी। अब उनको किस तरह से अमली जामा पहनाना, इस पर बात होगी। चाहे वो किसानों के बिजली बिल से जुड़े हुए मुद्दे हो, चाहे वो किसानों को सहूलियत देने से जुड़े हो। जब हम कृषि विभाग की आज की बैठक की बात करते हैं, कृषि से जुड़े जितने विभाग हैं आज वो सारे विभाग के अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे, अपना अपना विभाग के जो उन्होंने लक्ष्य तय किए हैं उसको लेकर मौजूद रहेंगे और प्रेजेंटेशन देंगे मुख्यमंत्री के सामने। शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक देखिए पहले प्रेजेंटेशन चलेगा। इसके बाद 7 से लेकर 8 बजे तक का जो समय है वो चर्चा को लेकर रखा गया, यानी लगभग 3 घंटे ये बैठक तय की गई है। और अभी जैसे हमने आपको तस्वीरें दिखाई, यहाँ पर साफ सफाई की दिखाई थी, उसके बाद अभी हमने एक तस्वीर दिखाई थी किस तरह से गमले अंदर की तरफ ले जाए जा रहे थे। तो यहाँ पर तस्वीर अब बदलनी शुरू हो चुकी है और ये तस्वीर और ज़्यादा बदल जाएगी। ये देखिए सामने ये वीवीआईपी लिफ्ट लगी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिफ्ट नंबर 3 है, ये वीआईपी लिफ्ट है यहाँ पर। और इस पर अगर हम बात करते हैं तो सामने जो दिख रहा है वो भी 5th फ्लोर पर फिलहाल ये लिफ्ट लगी हुई नजर आ रही है। ऊपर जो नंबर डिस्प्ले में हम देख पा रहे हैं, तो देखिए ये है एनेक्सी वो भवन। और देखिए जब से मुख्यमंत्री का कार्यालय यहाँ से लोक भवन शिफ्ट हुआ उसके बाद कुछ ही मौकों पर यहाँ पर मुख्यमंत्री का आना हुआ है, कुछ कार्यक्रमों को लेकर या फिर मंत्रियों की भी अगर बात करें तो मंत्री भी यहाँ पर अब किसी मौके पर आते हैं। देखना होगा कि अधिकारी कितनी तैयारी के साथ आज प्रेजेंटेशन देने के लिए पहुंचते हैं शाम को, उस वक्त भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरों के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कोरोना के खतरे की भी कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण की वजह से गाजियाबाद, नोएडा के 3 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। गाजियाबाद के 2 स्कूलों में 9 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इसके बाद स्कूल को बंद करना पड़ा। नोएडा के स्कूल में 13 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले, 3 शिक्षक संक्रमित हो गए। तीनों बंद स्कूलों में फिर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। तो जैसे ही क्लास खुले वैसे ही कोरोना का खतरा बढ़ने लगा। गाजियाबाद, नोएडा के 3 स्कूलों में कोरोना का विस्फोट हुआ और इसके बाद अब इन तीनों ही स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि नोएडा के स्कूल में 13 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 3 शिक्षक कोरोना संक्रमित हो गए। इसके अलावा अगर गाजियाबाद की बात करते हैं तो बताया जा रहा है कि 2 ऐसे स्कूलों में 9 छात्र कोरोना संक्रमित मिले, जिसके बाद ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। एहतियात के तौर पर स्कूलों को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। नोएडा और गाजियाबाद के तीनों ही स्कूलों को बंद किया गया। नोएडा में 13 छात्र और 3 शिक्षक संक्रमित मिले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शक्ति मेरे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। शक्ति, एक बार स्कूल शुरू किए गए थे लंबे दौर के बाद, लेकिन बताया जा रहा है कि नोएडा के 2 स्कूल और गाजियाबाद के 2 और नोएडा के 3 स्कूलों में इस तरीके की खबर है जहां पर कोरोना का विस्फोट हुआ। अब एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद कर दिया गया। ये देखिए जया, अगर मैं इसमें एक अपडेट कर देता हूं कि गाजियाबाद के अब टोटल 3 स्कूल हो गए हैं। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में जहां 2 स्कूलों में बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो आज की रिपोर्ट ये है कि आज एक निजी स्कूल में और कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो कुल मिला के गाजियाबाद की बात की तो गाजियाबाद में 3 निजी बड़े स्कूलों को बंद किया गया है, वहां पर कक्षाएं ऑनलाइन की गई है। वहीं नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में 1 स्कूल। तो कहीं ना कहीं अब संक्रमण का जो खतरा है वो फैलना शुरू हो गया है और चिंताजनक बात यह है कि अब ये संक्रमण बच्चों में फैलना शुरू हो गया है। जिस तरीके से काफी समय बाद स्कूल खुले थे और कोरोना के मामले कमी आने के बाद स्कूल एक बार फिर खोलने शुरू किए थे, जिसमें कि बच्चों के चेहरे पे एक बार फिर रौनक लौटनी शुरू हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं चिंताजनक वाली बात यह है कि दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर कोरोना ने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं और इस बार स्कूलों में सबसे ज्यादा जो केस हैं वो स्कूलों में देखे जा रहे हैं। तो अपडेट के तौर पर एक बार मैं फिर बताता हूं कि अपडेट के तौर पर अब गाजियाबाद का 1 स्कूल और शामिल हो गया है जिसे बंद किया गया है, जिसका 1 छात्र कोरोना पॉजिटिव आया। उसके बाद उस स्कूल को बंद किया गया और अब उसकी कक्षाएं भी ऑनलाइन की जाएंगी। तो जिस तरीके से नोएडा में 13 छात्र और 3 टीचर, तो ये चिंताजनक बात थी। वहीं गाजियाबाद के 2 स्कूलों में कई छात्रों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। तो अभी अपडेट के तौर पर 1 स्कूल में और कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उस स्कूल को भी बंद कर दिया गया है। तो एहतियात के तौर पर जो जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने लेकिन सख्त हिदायत है कि आपको तमाम
नियमों का पालन करना है, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी आपको अपनानी है। लेकिन क्या स्कूलों की आपने पड़ताल की जहां पर ये कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं, क्या वहां पर नियमों का ख्याल रखा जा रहा था या लापरवाही हुई जिस वजह से शिक्षक और छात्र दोनों ही पॉजिटिव हो गए? देखिए, अगर बात की जाए वहाँ पर क्या चल रहा था, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो वो स्कूल हैं, जो बड़े स्कूल हैं, नामचीन स्कूल हैं, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से मास्क का भी इंतजाम रखा गया है, वहाँ पर सैनिटाइजेशन होता है, वहाँ पर थर्मामीटर से नापा भी जाता है, तो कहीं ना कहीं थर्मल स्कैनिंग की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये स्कूल वो हैं कि जिन स्कूलों में प्रॉपर तरीके से कोरोना जो गाइडलाइन है उसका पालन कराया जाता है। उसके बावजूद भी जिस तरीके से अब कोरोना फैलना शुरू हो गया है तो चिंता की बात है। अगर बात की जाए इन स्कूलों की, तो इन स्कूलों में जो प्रवेश दिया जाता है तो उससे पहले भी बच्चों को थर्मल स्कैनिंग की जाती है, मास्क का प्रॉपर इंतजाम किया जाता है। लेकिन बच्चे हैं और बच्चे नासमझ जरूर होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मास्क नीचे कर लेते होंगे, कहीं ना कहीं ऐसी बात जरूर देखने को मिलती होंगी। तो कहीं ना कहीं चिंताजनक बात ये देखने को मिली है। और अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन ने अब यानी कि पूरे एहतियात के तौर पर स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि सभी जो स्कूलों में पहले से ही बच्चों की जो रिपोर्ट्स है वो चेक कराएं, और वहाँ पर जो कक्षाएं हैं, जिन स्कूलों में भी छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, उन स्कूलों में वहाँ पर प्रॉपर तरीके से उनकी जांच पड़ताल कराने के बाद ही उन्हें अंदर आने की अनुमति दी जाए। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन जब कक्षाएं शुरू हो गई हैं, अगले आदेश तक के लिए बंद किया गया है, तो एक चिंता की बात है। दिल्ली एनसीआर में यहाँ पर 2 जिले जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो नोएडा, गाजियाबाद स्कूल भेजने के लिए तैयार हुए थे, वरना वो डर के साए में 2 साल उन्होंने गुजार दिया, अपने बच्चों को घर में रखा, और अब जब स्कूल भेजा और इस तरीके की खबरें सामने आ रही है तो चिंता का विषय उनके लिए भी है। शक्ति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात नकल माफियाओं की भी कर लेते हैं। बलिया में नकल माफिया गिरोह के 3 सदस्य जिन पर शिकंजा कसा गया, सोमवार को रसायन विज्ञान का पेपर बाहर भेजने की खबर मिली है और प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर भेजे जाने की खबर है। तो बलिया में नकल माफिया गिरोह के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। सोमवार को रसायन विज्ञान का पेपर बाहर भेजने की खबर मिली थी, व्हाट्सएप के जरिए पेपर बाहर भेजने की खबर मिली, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। नीतीश पांडे मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीतीश, बलिया में नकल माफियाओं पर शिकंजा कसा गया है और 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए, क्या अपडेट इस पर? देखिए, 3 सदस्यों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जिस तरह की एबीपी गंगा लगातार बातचीत कर रहा है और लगातार ये सवाल उठा रहा है कि बलिया जनपद में नकल माफियाओं का जाल कितना बड़ा। अब देखिए, एक व्यक्ति जो कि सचल दस्ते में शामिल होता है वो शिक्षक कहलाता है, और वही उस पर ये आरोप है कि वो व्हाट्सएप पर जो पर्चा है उसे भेज रहा था। कितना बड़ा सवाल है। अभी कुछ ही दिनों पहले अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ, पूरा प्रदेश हिल गया इस खबर से, और इसके बाद परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी। लेकिन बलिया में अभी भी जो नकल माफिया है बेखौफ घूम रहे हैं। आपको बताऊं, सूत्रों के हवाले से एबीपी गंगा के पास खबर है कि जो बलिया के अधिकारी हैं जिन पर कार्रवाई का जिम्मा है वो सेंटर तक पहुंचने से कतराते हैं। कई ऐसे सेंटर पे जहां तक गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं, और उन परीक्षा केंद्रों पर क्या चेकिंग होगी, क्या वहां नकल नहीं होगी, इससे कैसे आश्वस्त कराएगा बलिया प्रशासन? आखिर बलिया के जिलाधिकारी इन सारे मामलों से सुध क्यों नहीं ले पा रहे हैं पूरी तरह से? कहां कमजोर पड़ रहा है बलिया प्रशासन, या फिर पूरा शिक्षा विभाग इन नकल माफियाओं पर नकेल कसने में? लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, फिर भी बलिया पर कोई भी रोक नहीं लग पा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर नकल माफिया पर नकेल क्यों नहीं? सिर्फ आप 3 की गिरफ्तारी कर ले, कल की डेट में 5 की गिरफ्तारी कर ले, क्या ये नेक्सस तोड़ पाएंगे आप? ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल नीतीश, और ये बड़ा सवाल है कि आखिर बलिया में क्यों सक्रियता दिखाई दे रही है। जैसा कि आपने भी प्रशासन पर सवाल उठाए और लगातार एबीपी गंगा ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर नकल माफियाओं पर नकेल कब कसेगा। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर दे दे। ग्रेटर नोएडा में कार से कुत्ता घायल होने पर 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ, और जमकर पथराव होने के साथ ही फायरिंग की भी खबर है। 4 लोग जख्मी हो गए इस फायरिंग में। दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। सभी की नाजुक स्थिति बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा के ऊंची दनकौर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 4 लोग जख्मी हुए हैं इस पूरी लड़ाई में। ग्रेटर नोएडा की ऊंची दनकौर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दरअसल गाड़ी से कुत्ता के जख्मी होने पर
ये पूरा विवाद पनपा और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पथराव की नौबत आ गई, फायरिंग की नौबत आ गई। 4 लोगों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर बाबा के बुलडोजर का कहर भी जारी है। प्रशासन के 2 हिस्ट्री शीटर भाइयों के कब्जे से लगभग 1 करोड़ रुपए की ग्राम समाज की 800 वर्ग मीटर जमीन को बुलडोजर चलवाकर खाली करवा लिया गया। ग्राम हुसैनपुर कला में 2 हिस्ट्री शीटर भाई जकुल्लाह और शहनवाज ने लंबे समय से 1 करोड़ रुपए की 800 वर्ग मीटर ग्राम समाज की सार्वजनिक भूमि पर अपना कब्जा किया था, जिसकी जिला प्रशासन को जब सूचना मिली तो एसडीएम बुढ़ाना और सीओ बुढ़ाना के नेतृत्व में एक टीम का गठन भी हो गया, जिससे मंगलवार को पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचा दिया गया। बुलडोजर की मदद से जमीन को कब्जा हटाकर दोनों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। देखिए कार्रवाई की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 हिस्ट्री शीटर भाई जिन्होंने जमीन को कब्जा किया हुआ था और इसकी सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की गई। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के ठीक 33 दिन के बाद भाजपा ने विधान परिषद की 33 सीटों पर जीत का परचम फहरा दिया है। पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने यह दावा किया था कि उसकी आंधी चलने वाली है और ठीक वैसा ही हुआ। मतगणना नहीं हुई, रिजल्ट नहीं निकला और कल ये गाड़ी खरीद कर आई थार। थार कितना प्रसिद्ध है और थार को सजाया गया है और ये सदस्य विधान परिषद लिखा हुआ है। रिजल्ट से पहले ही भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन्हें भरोसा था कि वो परिषद में तो पहुंचेंगे ही। इसे जीत को लेकर 100% भरोसा ही तो कहेंगे कि लखनऊ से जीते भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान ने एक दिन पहले ही अपनी नई थार पर विधान परिषद सदस्य का नेम प्लेट तक लगवा लिया था। और ये देखिए साहब, थार के अंदर की साज सज्जा, ये अभी प्लास्टिक भी नहीं निकली है, ये प्लास्टिक भी लगी हुई है। सोच रहे होंगे कि जीत जाएंगे, कहीं गाड़ी गंदी ना हो जाए, तो जब यहाँ बैठेंगे तो बहुत शानदार तरीके से। ये देखिए, ये छोटू भी डांस कर, बहुत बढ़िया। ओहो क्या बात है, ये रामचंद्र प्रधान का असली समर्थक लग रहा है। ये देखिए, और इसके पिताजी अंदर गए हुए हैं और ये जश्न का माहौल चल रहा है यहाँ पर। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उनके नेतृत्व में जो लोगों ने आस्था व्यक्त की है, उसकी जीत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है और सबकी जीत है। अच्छा जी, आपको लगता है? जी साहब। और ये गुंडागर्दी के खिलाफ जीत है। जो वो समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी थी, उससे लोग आजिज थे, तंग थे, उसकी जीत है। 36 में से 9 सीटों पर भाजपा पहले ही निर्विरोध जीत गई थी। सवाल बाकी बची 27 सीटों पर जीत का परचम लहराने का था और इसके लिए भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी के तमाम रणनीतिकारों ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि सपा के प्रत्याशी उलझ कर रह गए। एक भी सीट पर सपा की जीत मुमकिन नहीं हो पाई और निर्दलीय तक इस चुनाव में सपा पे भारी पड़ गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक जो आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व है, उसके कारण आम जनता पसंद करती है और जिसका परिणाम है कि प्रदेश में रिजल्ट आया। भाजपा के तमाम कार्यकर्ता इस महाविजय के बाद जश्न में डूबे हुए हैं। विजयी उम्मीदवारों में कुछ ऐसे भी हैं जिनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। जीत ने उन्हें भावुक तक कर दिया। एक चीज और जानना चाहूंगा, जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? और अक्सर मैंने भी देखा जब आपको कवर किया, आप अपने पिता का जिक्र जरूर कर। नहीं वैसे देखिए, भावुक पल है। मैंने आपसे सवाल ऐसे किया क्योंकि मैंने हमेशा आपको सुना कि आप हमेशा अपने पिता का जिक्र करते रहे हैं। आज वो भी आपको ऊपर से देख रहे हैं, उनका भी सीना गर्व से चौड़ा होगा कि एक एमएलसी मेरा बेटा, जिस बेटे को अपनी गोदी में एक सपना उनका वो रह गया और आज वो एमएलसी बन गया। कोई नहीं, आज तो हौसला दिखाई, वाकई उनका एक सपना पूरा हुआ। आपने एक सपना पूरा किया अपने पिता का। मैं अपने पिता को नहीं देख पाया। वही मैंने कहा कि गोदी में खिलाने का भी सपना अधूरा रह गया, लेकिन आज तो देख रहे होंगे। पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक और अवध से बुंदेलखंड तक भाजपा के खाते में कामयाबी की झड़ी लग गई।
इसने पार्टी नेताओं के उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया है। भाजपा के लिए सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि सपा को उसने इस बार 0 पर आउट कर दिया। ये विधान परिषद का चुनाव जीते हैं, ये संगठन की योजना, और सबसे अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार हमारे कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा समायोजित करने का काम किया है। ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता जीतकर सदन के सदस्य बन रहे हैं। आगे राजनीति को संवारने में और जन कल्याणकारी काम करने में संगठन को, सरकार को बहुत सहयोग है। रायबरेली से भाजपा के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने कमल खिलाकर तमाम विरोधी दलों की उम्मीदों को करारा झटका दिया। रायबरेली जनपद के मैं उन पंचायत प्रतिनिधियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 95% लगभग 95% मत दे करके उन्होंने विजयी बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और रायबरेली जनपद के इतिहास के लिए। हालांकि भाजपा को बनारस में झटका लगा, जहां से निर्दलीय अन्नपूर्णा सिंह ने भाजपा के प्रत्याशी सुदामा पटेल को करारी मात दे दी। इसमें तो रोड सड़क पे दिखाई दे रहा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कितने कार्यकर्ता लोगों लगा के ब्लॉक प्रमुख और सभासद कितने लोग रिसीव कर रहे हैं, अन्नपूर्णा सिंह जी की जुलूस में शामिल हैं। यही हार का कारण है। विशेष तौर कार्यकर्ता केवल चाहिए गिनती कराने के लिए, तीनों जिले के वोट के लिए, वोटों की, उस 10 कार्यकर्ता में 5 कार्यकर्ता हमारे हैं जो अन्नपूर्णा सिंह की गिनती करा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पूरे जिले में जितने बूथ हैं उसमें हमारे 70% कार्यकर्ता हमारे उनके लिए काम किए। भारत माता की जय! भारतीय जनता पार्टी बड़ी विजय के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं विरोधी खेमे में मायूसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए इस बीच आपको लखनऊ से एक बड़ी खबर दे दे। अपर महाधिवक्ता ज्योति सिक्का को सरकार ने उनके पद से हटा दिया है। तत्काल प्रभाव से ज्योति सिक्का की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया गया। स्थायी अधिवक्ता अमित शर्मा की भी नियुक्ति का आदेश है। और सूत्रों की माने तो महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने भी कार्यालय खाली कर दिया है। सरकारी वकीलों के कामकाज की सरकार ने स्क्रीनिंग शुरू कर दी है और इसी कड़ी में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने भी कार्यालय खाली किया। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको दे रहे हैं अनुभव। इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुभव, क्या ताजा अपडेट इस खबर पर? योगी 2 में अगर हम कहें तो जिस तरीके से ये अपर महाधिवक्ता पहले ज्योति सिक्का है उनको हटाया गया है और स्थायी अधिवक्ता जो अमित शर्मा है उनकी भी नियुक्ति को समाप्त करने का आदेश शासन ने जारी कर दिया है। वहीं ये भी खबर है कि अभी तक महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह थे उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने अपना जो कार्यालय है उसको खाली कर दिया है, स्टाफ जो उसको वापस कर दिया है। और जब से हम कहें तो नई सरकार का गठन हुआ है, सभी की चर्चा थी कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश में जो महाधिवक्ता है वो बदले जाएंगे, नए महाधिवक्ता की नियुक्ति होगी। ऐसे में अब कुछ जिलों के जो हम कहें जो सरकारी वकील है उनकी भी स्क्रीनिंग की जा रही है। हमारे पास जो जानकारी उसके मुताबिक कई जिलों से जो सरकारी वकील हैं उनको बुलाया गया लखनऊ और प्रमुख सचिव न्याय के दफ्तर में उनको बुलाया गया, वहां पर रिव्यू किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए जिस तरीके से सरकारी वकील योगी 1 में थे और अब योगी 2 में अगर हम कहें तो उनके काम को रिव्यू किया जा रहा है। कई जगहों पर बदलाव दिख रहे हैं और कई जगहों पर आगे बदलाव होते नजर आ रहे हैं।